एक जंग जो मुसल्लत की गई, उस जंग में भी दुश्मन को करारा जवाब दिया है कि उसके बाद वो सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में हर थोड़े अरसे बाद खबर ज़रूर देता था अपने मीडिया के ज़रिए से कि हम दोबारा हमला करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर भी जारी है, लेकिन वो ऑपरेशन सिंदूर कभी दोबारा फिर उसे शुरू करने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन दूसरा मसला दूसरी जानिब दरपेश है अफ़गानिस्तान से, जिस तरह से अफ़गान तालिबान और इंडिया की गवर्नमेंट का गठजोड़ है, और इसी के ऊपर बात की है DGISPR ने आज भी, और ये भी नुक्ता उठाया कि ये बातें की जा रही हैं इंडिया में नेशनल टेलीविज़न पर कि इंडिया और अफ़गानिस्तान को मिलकर 2026 में पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए। इन्हीं तमाम तर उमूर के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट जबार चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम सर। हम तो अपना जो भी है ना सारे काम काज छोड़ के सुनते DGISPR साहब आ गए हैं, अब कुछ अहम बात होने जा रही है। क्या टेक अवेज हैं, हाइलाइट्स क्या हैं इस आज की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसकी? देखिए नीलम, जो टेक अवेज है वो मैं आपको आपके सामने रख देता हूँ। सबसे बड़ा टेक अवे तो ये है कि दहशतगर्दी के ऊपर जो है वो जीरो टॉलरेंस होगी। ये परसिस्टेंटली जो है वो पाकिस्तान की फौज, आर्मी, DGISPR जो है ना मुख्तलिफ अदवार में ये बात करते आए हैं आहिस्ता आहिस्ता लोगों की जेहन साजी के भाई दहशतगर्दों से बातचीत करने का जो ऑप्शन है ये अब कोई ऑप्शन नहीं रहा हमारे पास। उन्होंने आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बड़ी तफसील के साथ उन्होंने अपना पूरा केस जो बिल्ड किया डाटा के सामने रखे हुए। ये एक डाटा ड्रिवन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें बताया गया कि 2025 में पाकिस्तान ने जो है वो दहशतगर्दी का अजाब किस तरह उसका सामना किया, किस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस ने 75,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। और फिर ये भी बताया गया कि इन ऑपरेशन में जो है वो 3,500 के करीब दहशतगर्द मारे गए। और ये भी साथ बताया कि जो 1200 के करीब जो शहरी हैं वो शहीद हुए। उन्होंने ये बताया कि ये पाकिस्तान की जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनकी एफर्ट्स है, उनकी यानी कि कार्रवाइयों की बदौलत ये टेबल इस तरह टर्न हुई है कि अगर हम 2-3 साल पीछे चले जाएं तो हमेशा दहशतगर्दों के मरने की तादाद कम हुआ करती थी और पाकिस्तान के शहरियों की शहादतों की तादाद ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन अब जो है पहले जो है ये रेशो जो है वो दूसरी तरफ था, पाकिस्तान के शहीदों की तरफ। लेकिन अब जो है ये मरने का जो मवाद का जो रेशो है ये टर्न होके दहशतगर्दों की तरफ चला गया। और उन्होंने ये भी बताया कि दहशतगर्दी के जो वाकयात टोटल हुए हैं उनमें से कुछ 75 या 80% वाकयात जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं। और सबसे जो ज्यादा नुकसान है वो भी खैबर पख्तूनख्वा का हुआ है। और साथ उन्होंने ये बताया कि अपना केस बिल्ड किया डाटा की सूरत में और लोगों को बताया, पाकिस्तान के लोगों को बताया, दुनिया को बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में ये सारा कुछ क्यों ज्यादा नुकसान हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो इस दहशतगर्दी की कार्रवाइयां क्यों कामयाब नहीं हो रही। ये वो बेसिक एजेंडा था लोगों के सामने रखना कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो उसकी रीजंस हैं। वो रीजंस उन्होंने बड़ी ही खोल के सबके सामने रखी, दुनिया के सामने, पाकिस्तान के एक एक शख्स के सामने, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सामने उन्होंने ये रीजंस रखी कि हम दहशतगर्दी के को शिकस्त देने में अगर फेल हो रहे हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं। और उसकी वजह, वाहद वजह ये है कि वहां पर जो पॉलिटिकल विल है वो नहीं है, वहां पर जो है वो अपोलोजेटिक रवैया है, वहां पर जो है वो हमेशा दहशतगर्दों से बात करने की, उनको रोम देने की, उनके साथ मुज़ाकरात करने की बात होती है। लेकिन ये जो है ये मुज़ाकरात या बात करना अब पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन है अवेलेबल ही नहीं है। तो जी। बेसिकली उनका ये केस बिल्ड करने का ये था कि भाई अब आप जो पुराने नैरेटिव जो आपने लेके रखे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उनकी क्यादत ने, और वो भी लगता है कि पीटीआई भी जो है इस दहशतगर्दी को एक कह लें कि एक शील्ड के तौर के ऊपर, एक हथियार के तौर के ऊपर अपनी रियासत के खिलाफ जो वो इस्तेमाल कर रही है, उनको उनको जगह दे के, क्योंकि पाकिस्तान की रियासत पूरी तरह जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ केस लड़ रही है, दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रही है। और खैबर पख्तूनख्वा एक सूबे में जब जाते हैं तो वहां पर जो है आगे से हर्डल्स क्रिएट होती हैं, वहां पर जो है वो पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के खिलाफ नैरेटिव बनाए जाते हैं, वहां पे इसको जो टेररिज्म जो के खिलाफ जो ऑपरेशंस हैं उनको कोलैटरल डैमेज कह दिया जाता है।
कभी कुछ कह दिया जाता है, जमाल कभी चौधरी कह दिया साहब, जाता है एक कि सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि उन्होंने बहुत डिटेल में जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा में जितने वाक़यात हुए, जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स खैबर पख्तूनख्वा में जो गवर्नमेंट है उसकी लीडरशिप की जानिब से दी जाती हैं वो बयान की, लेकिन पाकिस्तान में नेशनल एक्शन प्लान भी है। पाकिस्तान ने इससे बदतरीन दिन भी देखे हैं दहशतगर्दी के, जिसमें पाकिस्तान की जो सियासी लीडरशिप है और जो अस्करी लीडरशिप है वो साथ बैठकर उन्होंने एक्शन प्लान्स बनाए हैं। ऐसा क्यों है कि पीटीआई की जो लीडरशिप है वो नहीं बैठ सकती, या उससे एक बंद कमरे में, एक मीटिंग में, एक ब्रीफिंग में ये बातें नहीं हो सकती, और इसको इस वे में उनको करना पड़ रहा है? और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा को सिर्फ पीटीआई की नज़र से ही क्यों देखा जाए? क्योंकि पीटीआई मुकम्मल खैबर पख्तूनख्वा नहीं है, वहाँ पर और सियासी जमातें भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी हैं। हर कोई पीटीआई को सपोर्ट नहीं करता, हर कोई सुहेल आफरीदी की स्टेटमेंट्स को भी सपोर्ट नहीं करता होगा, तो इससे थोड़ा ये तासुर नहीं चाहता? देखिए, ये आपने नेशनल एक्शन प्लान की बात की। मैं ये 2015 में नेशनल एक्शन प्लान जो है वो बनाया गया एपीएस के बाद। के बाद हमने नीलम देखा कि जो सूबों को टास्क दिए गया, सूबों को वहां पे एपेक्स कमेटियां बनाई गई, और हमने देखा कि सबसे ज्यादा जो एक्टिवली या विजिलेंटली इनके ऊपर काम हुआ वो सूबा सिंध था। और उसके 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 जो अपना असरात थे वो हमने देखे कि किस तरह जो वहां पर जो दहशतगर्दी थी, वहां पर जो टारगेट किलिंग थी, वहां पर जो बदअमनी थी, कराची की, वो किस हद तक जो है वो काबू में आई, कंट्रोल में आई और डिक्रीज हो गई। और अब जो है आज का कराची जो है वो 2014-13 का कराची से कोई 90-95% जो है वो पुरअमन कराची है, हमने देखा। उसके बाद सबसे ज्यादा फिर अमल हुआ पंजाब के अंदर। पंजाब में हमने देखा कि किस तरह जहां पर जो कलदम तंजीमें थी उनके ऊपर टाइट किया गया, उनकी लीडरशिप को जो है ना वो गिरफ्तार किया गया, उनको जेलों में डाला गया, उनके खिलाफ केसेस चलाए गए बहुत बुरी तरह। एक कह लें कि पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा भारी एक ब्रड जो है वो भी सहा इन लोगों को कि पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन थी। लेकिन ये वाले काम जो थे ये खैबर पख्तूनख्वा में जाके इनकी ब्रेक्स लगी। आपने दुरुस्त कहा कि बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा में कोई सारे लोग जो है वो पीटीआई के नहीं है, लेकिन बहरहाल वहां पर जो हुकूमत है, क्योंकि जब कानून नाफिज करने वाले अदारे जब काम करते हैं तो वो हुकूमत की जो मशीनरी है उसके साथ मिलकर चलते हैं। वहां की जो पुलिस है उसके साथ मिलकर चलना है, वहां के जो बाकी जो इंटेलिजेंस का निजाम है उसके ऊपर करना है। अगर और वो उन सारे लोगों को, उन सारी जो जो मशीनरी है उसको कंट्रोल करती है एक हुकूमत, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब देखें, अगर एक सूबे की हुकूमत जो है वो अपनी फेडरल जो पॉलिसीज हैं उनके सामने खड़ी हो जाए तो ऑपरेट करना मुश्किल हो जाता है। तो पहले जैसे आज डीजीआईएसपीआर ने भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को मुकम्मल तौर के ऊपर बताया गया है, उनको हमने पूरी तरह समझाया है, क्लैरिटी दी है कि इस नासूर का खात्मा कैसे मुमकिन है। लेकिन बात वही है कि वहां से आगे जाके उनकी पता नहीं क्या मजबूरी है। मजबूरी मेरा ख्याल वादे तौर पे तो ये है कि जो उनकी जो अपनी इकोनॉमी है, पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वो अफगानिस्तान से स्मगलिंग, वहां से इलीगल जो है वो चीजें आना जाना इधर उधर करने में के साथ जुड़ी हुई है। और मेरा ख्याल यही वो एक कोर एक कह लें कि एक चीज है जो जो मना करती है उनको। और फिर वो कहते हैं जी कि पख्तूनख्वा का, और जो कि पख्तून सारे जुड़े हुए हैं अफगानिस्तान के साथ, इसलिए भी जो खैबर जो पीटीआई की गवर्नमेंट है ये कहते हैं कि हमारा मैंडेट ये है कि हमने जो है ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। क्योंकि जब जब हमने देखा है माजी में भी तो हमेशा इमरान खान जो है उनको लोग तालिबान खान भी कहते रहे। वो इसकी वजह ये है वो हमेशा से अपना वोट बैंक सिक्योर कर रहे हैं, मुल्क के ऊपर जो है वो अपने वोट बैंक और अपने इंटरेस्ट को जो है वो तरजीह देते हैं, जिसकी बात आज डीजीआईएसपीआर ने कही कि ये चीज जो है ये नहीं होनी चाहिए। जमाल चौधरी साहब, बिल्कुल वो उनकी स्टेटमेंट्स भी सुनवा रहे हैं, गिला भी कर सकते हैं किसी हद तक पीटीआई की जो गवर्नमेंट है, जो तकरीबन वहाँ पे एक डेकेड से वहाँ पे गवर्नमेंट है, उसको ब्लेम भी किया जा सकता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी एक सियासी जमात है, पाकिस्तान की एक गवर्नमेंट है, अगर उस पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं तो बाकायदा तरीके से इन्वेस्टिगेट करा के कोई एविडेंसेस हैं वो नहीं इस मौके पर सामने लाने चाहिए। एक ये सवाल। दूसरा,
ये बार बार उनकी जानिब से भी दोहराया जा रहा है और कहा भी जा रहा है अब टीवी डिबेट्स में भी कि पाकिस्तान अब एक हार्ड स्टेट बन चुका है। इसमें कोई किसी पाकिस्तानी को कोई मसला भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ और पाकिस्तान की सालमियत के लिए पाकिस्तान को हार्ड स्टेट ही होना चाहिए। लेकिन ये क्या आप एज जर्नलिस्ट क्या देखते हैं, कोई वाकई कोई नया दौर है, कोई डिफरेंट दौर है? क्योंकि कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि शायद ज़ियाउल हक का दौर भी हार्ड स्टेट का दौर ही था, कुछ लोग मुशर्रफ को भी हार्ड स्टेट्समैन ही करार देंगे। इस दौर में और बाकी अदवार में क्या मुख्तलिफ है? देखिए नीलम, एक बात जो है वो समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान की स्टेट जो है वो हमेशा ही हार्ड स्टेट रही है। सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, सिक्योरिटी स्टेट रही है। लेकिन क्या ये स्टेट जो है मेरे लिए, आपके लिए हार्ड स्टेट है? मैं कहूँगा नहीं है। तो हार्ड स्टेट किसके लिए है? देखें, ये चीजें लाइन वाज़ेह ड्रॉ हुई है, लाइन डिफाइन हुई है कि पाकिस्तान की जो स्टेट है वो हार्ड स्टेट हर उस शख्स के लिए है जो पाकिस्तान की प्रोस्पेरिटी में, पाकिस्तान में अमन के आगे बंद बांधता है, जो पाकिस्तान की प्रोस्पेरिटी को, पाकिस्तान की तरक्की को डिसरप्ट करता है, जो पाकिस्तान की सोसाइटी को डिसरप्ट करता है। हर उस शख्स के लिए, हर उस तंजीम के लिए, हर उस पार्टी के लिए जो है ये स्टेट एक हार्ड स्टेट है और ये हमेशा से रही है। अब थोड़ी सी ज्यादा विजिबल होना शुरू होगी क्योंकि क्योंकि जो डिसरप्शन क्रिएट करते हैं वो बहुत ज्यादा वोकल हैं, वो बहुत ज्यादा कह लें कि ऊंचा बोलते हैं, बहुत ज्यादा रिपीटेडली बोलते हैं। इसलिए हमें लगता है कि शायद पाकिस्तानी स्टेट जो है वो बहुत हार्ड स्टेट है और बहुत ये स्टेट हार्ड हमेशा रही है। और अभी तक भी देखें कि हमेशा इसमें जो हार्ड स्टेट है वो सबसे पहले जो जेट ब्लैक टेररिस्ट हैं उनके लिए है। ये हार्ड स्टेट जो है वो उन लोगों के लिए है जो अफगानिस्तान के से पाकिस्तान में आके दरारंदाजी करके पाकिस्तान का अमन खराब करने की कोशिश करते हैं। ये हार्ड स्टेट उन प्रॉक्सीज के लिए है जो कि फितनतुल हिंदुस्तान के इमा पे काम करती हैं। ये हार्ड स्टेट उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो नक्शे अमन का बायस बनती हैं। ये हार्ड स्टेट उन लोगों के लिए है जो यहाँ पर जो है वो 9 मई जैसे और 26 नवंबर जैसे जो जो काम है उनमें इन्वॉल्व है। तो हार्ड स्टेट जो है ना ये हर शख्स के लिए नहीं है, हर शहरी के लिए नहीं है, बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो इस सोसाइटी को डिसरप्ट करने की कोशिश करता है। अब देखें, पाकिस्तान को 2025 में जो हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाबी हुई, उसके बाद पाकिस्तान के पास अब मार्जिन है तेजी से तरक्की करने का, आगे जाने का। हमारे जो इंडस्ट्रियल, हमारा जो डिफेंस का जो कॉम्प्लेक्स है वो इस वक्त हॉट केक है दुनिया के लिए। तो हम उससे क्यों फायदा ना उठाएं? हमें उससे फायदा उठाना है। हमने हमने अब जो अपनी जो डिफेंस की जो हमारी जो सक्सेस है, हमने उसको इकोनॉमी की सक्सेस में बदलना है। ये फैसला रियासत कर चुकी है, ये फैसला हुकूमत कर चुकी है। अब जो भी एलिमेंट जो है इस रास्ते में आएंगे उनके लिए ये हार्ड स्टेट है और उनके लिए ये हार्ड स्टेट होनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूं, आपने कहा जी कि कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। देखें नीलम, हम हिस्ट्री से सबक लेते हैं ना। हिस्ट्री, ये कब से हम कहते हैं कि जी कि दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, हमेशा हमने सुना है, वाज़ेह सुनी है। लेकिन मैं आपको हिस्ट्री में लेके चलता हूं। कौन सा ऐसा दहशतगर्द है, कौन सी ऐसी टीटीपी की क़यादत है जिससे पाकिस्तान ने मुज़ाकरात नहीं किए? आप मैं नेक मोहम्मद, आपको याद होगा, उससे पाकिस्तान ने मुज़ाकरात किए, पाकिस्तान ने मुआहिदा किया। एन उस वक्त जिस वक्त जो है वो नेक मोहम्मद के गले में हम हाथ डाल रहे थे, एन उसके पीछे जो टेररिस्ट थे टीटीपी के, वो पाकिस्तानी फौजियों के गले काट रहे थे पीछे। आप आगे आ जाए, हकीमुल्लाह महसूद से हमने मुजाहरा किया, फकीर मोहम्मद से मुजाहरा किया। मैं आपको 2008-9 में सवात लिए चलता हूँ। सवात में पूरी पाकिस्तानी जो स्टेट है वो सूफी मोहम्मद से मुज़ाकरात कर रही थी। सूफी मोहम्मद जो थे वो नफाज शरीयत का अलम लेके उठे हुए थे। पूरी पाकिस्तानी रियासत जो है, हुकूमत उनसे मुज़ाकरात कर रही थी। वो रोज जो है ग्रासी ग्राउंड में जुलूस निकालते थे हजारों लोगों का और कहते थे कि पूरी जो है ना वो खबर, पूरे सवात के लोग मेरे साथ हैं, आप हसबा बिल लेके आइए। एएनपी को कायल किया, पीपल्स पार्टी, गौर कीजिएगा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत, फिर साथ खैबर पख्तूनख्वा में एएनपी की हुकूमत। दोनों हुकूमतें जो हैं वो सेकुलर यानी कि माइंड सेट की हुकूमतें तो कहलाती हैं। इन दोनों ने अपने आप को राजी किया कि आप जो है ना वो हसबा बिल जो है खैबर पख्तूनख्वा में उसको लेके आए, इसको मजबूरी में लेके आए। सूफी मोहम्मद की बात मानी हुकूमत ने, लेकिन जिस वक्त हुकूमत ने
सूफी मोहम्मद से मुआहिदा किया और हुकूमत सूफी मोहम्मद के कहने के ऊपर नफाज शरीयत का बिल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में पेश कर रही थी। एन उसी वक्त सूफी मोहम्मद का दामाद मुल्ला रेडियो मुल्ला फजलुल्लाह उस वक्त पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं उनके सरों से फुटबॉल खेल रहा था समात के अंदर। बिल्कुल तो कोई किस किस पाकिस्तानी किस जमात साथी मुज़ाकरात साहब पे किस पे कोई यकीन करें? किन मुज़ाकरात पे यकीन कोई करें? किसके मुहिब साथ वतन मुआहिदे करें? पाकिस्तानी और कोई भी सेंसिबल इंसान भी ये नहीं कहेगा कि इस तरह के दहशतगर्दों से मुज़ाकरात किए जाएं। लेकिन अफगानिस्तान के साथ अब पाकिस्तान करेगा क्या, कर क्या सकता है? हज़ारों की तादाद में वहाँ पर दाइश के दहशतगर्द आ रहे हैं, इंडिया की प्रॉक्सी बना हुआ है, टीटीपी के खिलाफ भी कोई जामे कार्रवाई हमने नहीं देखी अफगान तालिबान ने की। ऐसे में जब ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा हो रहा है, बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा हो रहा है, जो खित्ते के दूसरे ममालिक हैं वो इंडिया का नेगेटिव किरदार समझ रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान क्या कर सकता है? देखिए नीलम, ये बात एक पल्ले बांध लें कि जब तक अफगानिस्तान जो है वो डिस्टेबलाइजेशन रहेगी, ये पूरा रीजन जो है ये डिस्टेबलाइज रहेगा, ये बात तो तय है। अब पूरे रीजन के जो लोग हैं, पहले सिर्फ लोग कहते थे कि शायद ये पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान नहीं। अब देखें, ईरान की बात आपने की, मैं आपको ताजिकिस्तान बाकी दूसरी तरफ लिए चलता हूँ। जो भी इस रीजन के लोग हैं, अब वो अफगानिस्तान को पिछले 1.5-2 महीने से समझाने में मसरूफ हैं। चाहे वो कतर के अंदर बातचीत हो, चाहे वो इस्तांबुल के अंदर बातचीत हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया में हो, चाहे वो ईरान में हो, तमाम मुल्क जो हैं वो अफगानिस्तान को फिलहाल समझाने में मसरूफ हैं। और ये समझ बूझ जो है अगर अफगानिस्तान को नहीं आती तो फिर अफगानिस्तान तो आपको पता ही है कि 1-1.5 दिन की बात हुई थी तो मुजफ्फरी तौर के ऊपर जो है वो जाके चले गए थे सीज फायर के ऊपर। तो पाकिस्तान ने इनको मौका दिया है। अगर ये लोग नहीं सुधरेंगे, नहीं समझेंगे, एक ही एजेंडा देखिए, वो हम जो पाकिस्तान की क्या है ख्वाहिश कि भाई आप अपने घर में जैसे मर्जी आप इसको डील करें, अपने आप को, आप अपने मुल्क को जैसे मर्जी चलाएं, हम केयर नहीं करते। लेकिन यू हैव टू डिटरमिन कि आपके मुल्क से हमारे तरफ जो है वो लोग ना जाएं। ये लोग आपकी मजबूरी है तो ये आपकी मजबूरी है, इनको पाकिस्तान की मजबूरी मत बनाएं इन लोगों को। और इनकी आप देखिए, हमने उनका बॉर्डर बंद किए हुए हैं, वहां पर तकरीबन जो है ना वो भूख नाच रही है, नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने पिछले 40 साल से इनकी देख रेख की है, उसके बदले में हम जी सारा कुछ भुगत रहे हैं। बिल्कुल। तो इनका अभी इलाज भी वही है कि DGISPR ने भी आज वाज़ेह तौर पे कहा है कि अफगान तालिबान या अफगान गवर्नमेंट और अफगान जो है नेशन, उसको मिक्स ना किया जाए। अफगान नेशन के साथ पाकिस्तानी आज भी खड़े हैं, पाकिस्तान की अफवाज भी खड़ी हैं, लेकिन जो तालिबान गवर्नमेंट इस वक्त नेगेटिव रोल प्ले कर रही है और इंडिया के हाथ में खिलौना बनकर जिस तरह से पाकिस्तानियों के पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस है, तो खैर ये उन्होंने भी काफ़ी हद तक वाजे कर दिया और दोनों को अलग कर दिया, अफगान नेशन को और तालिबान को। बहुत शुक्रिया, बहुत डिटेल में। पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी रात हो गई है, लेकिन आप पाकिस्तान के सही जो तर्जुमान और जांबाज बन के हमें जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो बता रहे थे। बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया।